अगर नमक खाने से ही कैंसर होने लग जाए, दिल का दौरा पड़ने की वजह बन जाए, वजन बढ़ जाए, तो इंसान कहाँ जाए। भारत के बाजार में मिलने वाले नमक के कई ब्रांड में माइक्रोप्लास्टिक मिला है। एक एनजीओ है टॉक्सिस लिंक जो पर्यावरण मामलों पर काम करती है। इसकी नई रिपोर्ट में देखा गया है कि नमक और चीनी में प्लास्टिक का सूक्ष्म कण मिले हुए हैं। इस संस्था ने बाजार से कई ब्रांड के नमूने लेकर जांच की। चीनी और नमक में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। अगर आप इस तरह के नमक और चीनी खा रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य पर किसी न किसी तरह असर पड़ेगा ही। इस अध्ययन में 10 प्रकार के नमक का परीक्षण किया गया है, जिसमें केवल नमक भी है, सेंधा नमक है, समुद्री नमक है और स्थानीय कच्चा नमक भी शामिल है। इन नमूनों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदा गया और बाजार से भी। नमक के 2 नमूने और चीनी के 1 नमूने को छोड़कर बाकी सभी ब्रांडेड यानी कंपनियों के इनके नतीजे में सभी नमक और चीनी के नमूने में फाइबर, चार, फिल्मों के टुकड़े सहित विभिन्न रूप में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति पाई गई। इन माइक्रोप्लास्टिक का आकार 1 माइक्रोन से 5 मिलीमीटर तक का देखा गया है। इससे खतरनाक और क्या हो सकता है कि आप नमक और चीनी के बहाने प्लास्टिक के सूक्ष्म कण खाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर शोध करने वाली एनजीओ संस्था टॉक्सिस लिंक के एसोसिएट निदेशक सतीश सिन्हा ने कहा है कि हमारे अध्ययन में सभी नमक और चीनी के नमूनों में पर्याप्त मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक का पाया जाना चिंताजनक है और मानव स्वास्थ्य पर माइक्रोप्लास्टिक के दीर्घकालिक प्रभावों पर तत्काल व्यापक शोध की आवश्यकता है। माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक के बारीक कणों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है, जिनका आकार 5 मिलीमीटर से लेकर 1 माइक्रोन मीटर होता है। 1000 माइक्रोमीटर से 1 मिलीमीटर बनता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना छोटा होता है और किस स्केल या पैमाने की स्तर की हम बात कर रहे हैं। इन्हें आंखों से शायद देख भी नहीं जा सकता। आखिर भारत में बनने वाली इन प्रोडक्ट में इतनी बड़ी तादाद में ऐसा केमिकल या अन्य तत्व क्यों पाए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। टॉक्सिस लिंक की रिपोर्ट में लिखा है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों जैसे सर के बाल, थूक, फेफड़े, गुर्दे आदि में माइक्रोप्लास्टिक कण पाए गए हैं। इसके अलावा स्तन का दूध, प्लेसेंटा, नवजात शिशुओं में तिल्ली, गुर्दे और रक्त के नमूने में भी। हमारे शरीर में 3 प्राथमिक मार्गों से ये प्लास्टिक के कण प्रवेश कर सकते हैं: निगलने से, सांस लेने से और सीधे त्वचा की संपर्क से। इस रिपोर्ट में सारा ब्यौरा दिया गया है कि कैसे और किस आधार पर जांच की गई। वैज्ञानिक शोध और सोच यह है कि सबके सामने रख दिया जाए, जिससे कोई भी इस प्रणाली को देख सके, समझ सके और इसमें कोई शोध हो तो बदलाव कर सके। इसी से विज्ञान हर तरह के फालतू भेदभाव से ऊपर होता है। इस रिपोर्ट में अपने निष्कर्ष बताने से भी पहले इस अध्ययन की खामियों को भी सामने रखा गया है। ये भी वैज्ञानिक सोच का हिस्सा है। जैसे लिखा है, केवल 15 सैंपल का होना कम है और भविष्य में शोध कार्य इसी कमी को दूर करने के लिए किया जा सकता है। टॉक्सिस लिंक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नमक से 10 और चीनी से 3 नमूनों में से हर एक में प्लास्टिक के कण प्राप्त हुए हैं। 1 किलो नमक में 6 से 90 कण पाए गए हैं। इसमें सबसे अधिक लगभग 90 कण आयोडीन युक्त नमक में पाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अधिक प्रोसेस किए गए आयोडीन युक्त नमक के नमूनों में प्लास्टिक के कणों की अधिक मात्रा पाई गई है। ये कैसे होता है? नमक या चीनी में प्लास्टिक का कण कैसे प्रवेश कर गया? रिपोर्ट में इसका जवाब दिया गया है कि कच्चा नमक या सेंधा नमक की अपेक्षा आयोडीन युक्त नमक ज्यादा प्रोसेसिंग से गुजरता है। जब नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, नमक कई तरह की मशीनों और उपकरणों के संपर्क में आता है, तभी माइक्रोप्लास्टिक नमक का हिस्सा हो जाता है। फिर आप इस नमक को प्लास्टिक के पैकेट में कई दिनों और महीनों तक का भी रखते हैं। उससे भी प्लास्टिक के कण नमक या चीनी में मिल जाता होगा। इस वातावरण में आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है, वहां पहले से प्लास्टिक कणों की मौजूदगी से भी नमक में उसकी मात्रा बढ़ने की संभावना मजबूत हो जाती है। रिपोर्ट में लिखा है कि प्लास्टिक का कण जितना छोटा होता है, उतना ही हमारे शरीर में प्रवेश करने की क्षमता रखता है और वो हानिकारक साबित हो सकता है। यही नहीं, आजकल सेंधा नमक भी लोकप्रिय होने लगा है, लेकिन उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक कण पाए गए हैं। अब अगर नमक और चीनी तक आप शुद्ध नहीं खा सकते हैं, तो फिर आपका ही स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है। कई बार हम अपनी बीमारी का कारण समझ नहीं पाते हैं। कितना भी संयम से रहते हैं, नमक का प्रयोग तो किसी न किसी मात्रा में करेंगे, सीमित मात्रा में ही सही। जब नमक में माइक्रोप्लास्टिक होगा तो जाहिर है शरीर के अंगों पर हानिकारक असर पड़ सकता है। हम नहीं जानते और न दावा कर सकते हैं कि किस वजह से कौन सी बीमारी होती है।
लेकिन कैंसर की बीमारी देख रहे हैं कि कितनी तेजी से आसपास बढ़ती जा रही है। क्या इन कारणों को, इस तरह की रिपोर्ट को कोई भी हल्के में ले सकता है? जून 2024 में दैनिक भास्कर ने खबर दी कि इस समय भारत में 2.6 करोड़ से ज्यादा कैंसर के मरीज है। 2025 तक का ये संख्या 3 करोड़ हो सकती है। कैंसर के मामले में भारत बस अब चीन और अमेरिका से पीछे है। सालाना 15 लाख के करीब नए कैंसर के मरीज सामने आ रहे हैं। 2023 में कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या 9.16 लाख थी। भारत में फेफड़ों के कैंसर में 90% मामलों में कैंसर का पता बाद के चरणों में होता है, जबकि स्तन कैंसर में यह आंकड़ा 50% के करीब है। मुंह के कैंसर के 70% मामले की पहचान एडवांस स्टेज पर पहुंचने पर होती है। इनमें 80% मामले ऐसे रहे जिनमें मरीज को जांच में देरी की वजह से बचाया नहीं जा सका। समय पर बीमारी का पता चले तो फिर इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। लोग बाहर भी आते हैं। इसलिए नमक और चीनी में माइक्रोप्लास्टिक की खबर को छापकर भुला देने वाली खबर के तौर पर मत लीजिए, इन्हें चर्चाओं के केंद्र में लाएं। इसी साल 6 मई को डेक्कन हेराल्ड में चिरंजीवी कुलकर्णी की ये रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि यूरोपीय संघ के देशों ने 527 भारतीय उत्पादों में एथिलीन ऑक्साइड पाया है। यूरोपीय संघ द्वारा जिन 500 प्रोडक्ट को बैन किया गया है, उनकी इस अखबार में विश्लेषण किया तो पाया कि 2019 से 2024 के बीच भारत के 400 से अधिक उत्पाद असुरक्षित पाए गए। इसके अलावा आयुर्वेदिक सप्लीमेंट से लेकर हल्दी पाउडर तक ऐसे 14 उत्पाद पाए गए हैं जिनमें बड़ी मात्रा में सीसा मौजूद था। सीसा होने से किडनी, मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। भारत से निर्यात किए जाने वाले 6 उत्पाद में मछली थी, जिसमें मर्क्यूरी यानी पारा बड़ी मात्रा में पाई गई, जिससे नर्वस सिस्टम, पाचन और इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। जहां भी हानिकारक प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाया गया, वहां भारतीय उत्पादों के नाम जरूर आए, लेकिन भारत में तो ये सभी बिना रोक टोक के मिल रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी वाले लोग खा रहे हैं। भारत में भी जांच की व्यवस्था है, होती रहती है, लेकिन हर जगह ये व्यवस्था कारगर तो नहीं। इतने सारे हानिकारक उत्पाद हमारे भोजन का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जिसका सीधा असर हम लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। हांगकांग, सिंगापुर और नेपाल से देशों ने कुछ महीने पहले भारत के मसाला बनाने वाली कंपनियों के उत्पादों पर पाबंदी लगाई थी। हांगकांग और सिंगापुर के अधिकारियों ने 2 बड़े भारतीय ब्रांड द्वारा निर्मित कुछ उत्पादों का परीक्षण किया और उनमें एथिलीन ऑक्साइड पाया। ये एक कीटनाशक है जिसका उपयोग खाद्य उत्पादों में किया जाता है। ये कैंसर का कारण बन सकता है। हांगकांग में 4 मसाले मिश्रणों का वापस भेजने का फैसला किया। सिंगापुर में एक और भारतीय ब्रांड के मसाले को बाजार से हटा दिया गया। उसे हटाते समय हांगकांग के खाद्य और पर्यावरण स्वच्छता विभाग के खाद्य सुरक्षा केंद्र ने एक बयान जारी कर कहा, उसने अपने नियमित खाद्य निगरानी कार्यक्रम के तहत परीक्षण के लिए खुदरा दुकान से मसालों के नमूने एकत्रित किए। नतीजों से पता चला इनमें एथिलीन ऑक्साइड था। हालांकि तब मसाला उत्पादक कंपनी की ओर से यही जवाब आया, विश्वास दिलाया गया कि वो निर्माण, संग्रहण से लेकर भंडारण तक का पूरी प्रक्रिया में कहीं भी एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं करते। दरअसल एथिलीन ऑक्साइड को एक घातक कीटनाशक माना जाता है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट अमेरिका के अनुसार कमरे के तापमान पर एथिलीन ऑक्साइड एक मीठी गंध वाली ज्वलनशील रंगीन गैस है। इसका उपयोग मुख्य रूप से अन्य रसायनों उत्पादनों में किया जाता है और कम मात्रा में इसका उपयोग कीटनाशक और स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग कपड़ा डिटर्जेंट, दवा, चिपकाने वाले पदार्थ और घोल बनाने में होता है। विदेशों में भारतीय ब्रांड के मसालों पर लग रहे पाबंदी के बाद भारत की खाद्य नियामक संस्था FSSAI ने उन कंपनियों के सैंपल की जांच की तो एथिलीन ऑक्साइड नहीं पाया गया। हालांकि मसालों में हो रहे मिलावट को लेकर जिस देशों में जब भारतीय प्रोडक्ट पर बैन लगे, तब FSSAI ने भी देश भर में 111 मसाला उत्पादक के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिए। तत्काल उत्पादक बंद करने का निर्देश दिया गया और निर्माताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए। उनमें से अधिकतर केरला और तमिलनाडु से है। यहाँ तक कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की भी कई कंपनियां जांच के दायरे में हैं और जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए उनमें ज्यादातर छोटी कंपनियां थी। बड़ी कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें बताया जाता है कि पैकेट बंद खाद में पैकेट के पीछे बारीक बारीक अक्षरों में जो कुछ भी लिखा होता है, खरीदने से पहले उसकी जांच करनी चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। क्या हम ऐसा करते हैं? और मान लीजिए हम ऐसा कर भी लिया तो क्या हमारा इतना करना भी निश्चित करता है जब हमारे खाने में कोई मिलावट नहीं है? क्या हर कोई व्यक्ति जानता है कि जो लिखा है उसे कैसा पढ़ना है और उसका क्या मतलब है, स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा?
प्रोसेस फूड को लेकर इतनी रिसर्च रिपोर्ट आती है, फिर भी लोग धनाधन खाए जाते हैं। केवल मसालों, नमक और चीनी को लेकर भारत में बनी कुछ दवाओं को लेकर भी उस तरह की रिपोर्ट आई है। साल 2023 में भारत के टॉप ड्रग कंट्रोलर ने 4 साल की उम्र के बच्चों में सर्दी रोधी दवा का संयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध साल 2022 में कोलंबिया, उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत के मामले में भारत निर्मित कफ सिरप से जुड़े होने के बाद लगाया गया। भारत में कथित तौर पर उसी तरह की दवाई खाने के बाद 2019 और 2020 के बीच कम से कम 12 बच्चों की मौत हो गई थी। भारतीय कफ सिरप उसी साल जांच के दायरे में आ गया जब WHO ने 4 भारत निर्मित कफ सिरप पर वैश्विक चेतावनी जारी कर दी, जो कथित तौर पर कोलंबिया में 66 बच्चों की मौत से जुड़ी थी। हम आपको बिल्कुल डराना नहीं चाहते, लेकिन ये हमारी जागरूकता का हिस्सा होना चाहिए। हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, कितना सुरक्षित है। हमारी सतर्कता का स्तर उच्चतम होना चाहिए। इन खबरों को पढ़ते समय अनेक रासायनिक नामों से गुजरते हुए लगा हमारे समझ से बाहर की चीजें हैं, लेकिन जो मिलावट कर रहे हैं या जिनकी मशीनी प्रक्रिया के दौरान मिलावट हो जा रही है, उस पर किसी को कड़ी नजर तो रखनी पड़ेगी। अब दूध में पानी मिलाने की बात तो चलती थी, लेकिन खतरनाक किस्म के केमिकल मिलाए जाने की खबर छपती रहती है। यूरिया, कास्टिक सोडा, मेट्रोडेक्सट्रीन जैसे केमिकल और कद बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फार्मेलाइन जैसी चीजें मिलाई जाती है। अमोनिया और यूरिया से स्वाद बदलता है, तो उसे ठीक करने के लिए स्टार्च मिला दिया जाता है, यानी कि आप स्वाद से किसी मिलावट नहीं पहचान पाएंगे। अमर उजाले की ये खबर देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने संसद में एक सवाल के जवाब में जो आंकड़े दिए, पता चलता है कि देश में नकली दूध और उसके उत्पाद के कारोबार इस तेजी से फैल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले साल ही नकली दूध से बने उत्पादों से 16,000 से ज्यादा नमूने पकड़े गए। तमिलनाडु में 2,200 और केरला में 1,300 मामलों में नमूने पॉजिटिव पाए गए। जैसे ही होली, दिवाली का त्योहार आता है, ऐसी खबरों की बाढ़ आ जाती है। पर आप ये नहीं कह सकते कि मिलावट हो त्योहार में भेद करते हैं। बैसाखी पर भी वही मिलावट वाली मिठाई बेचते हैं जो होली, दिवाली पर बेची जाती है। लेकिन हम अब इन्हीं सबके बीच जीवन जीते रहने के आदी हो चुके हैं। बीमारी हमें मार रही है। हमारी सारी पूंजी इन बीमारियों के पीछे खत्म हो रही है, जिनकी वजह हम और आप शायद हैं। खाने पीने की चीजों के शुद्ध होने का दावा करने वाली कंपनियों में भी घपले पकड़े जाते हैं। घी के हर ब्रांड के आगे शुद्ध घी लिखा रहता है। बेहतर है ऐसी खबरों पर जागरूकता बढ़े, ताकि सरकार की नियामक संस्था मुस्तैदी से इन चीजों को पकड़े, जिससे कैंसर या दूसरी बीमारी होने की आशंका जताई जाती है। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबर एक्सप्रेस न्यूज।